हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी लाइव सेशन में जुड़ने का मौका मिले। और आप सभी को पता ही है कि शाम 7 बजे हमेशा आप सभी के लिए लाइव क्लास चलता है, तो आप शाम 7 बजे आप लाइव में ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं विज्ञान से आप सभी का मिक्स 20 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें से आप सब अगर वीडियो देख लेते हैं, पूरा वॉच कर लेते हैं, तो इसमें से 2 या 4 क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड के एग्जाम में रहने वाला रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप सभी के सामने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप एक एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से देखते जाइएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो वीडियो को रोकिएगा, रोकने के बाद उसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर करने से यह होगा कि आप सभी को जो भी क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा वो आप सभी के लिए हमेशा के लिए याद हो जाएगा और हमें भी पता चलेगा कि कितने ऐसे छात्र हैं जिनको पहले से ही सभी का आंसर पता था। इसलिए कमेंट सेक्शन में आंसर करना ना भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न क्या है कि मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। तो मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे सजाया। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, मगर इसमें से आप सभी को राइट आंसर केवल बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जैसे कि ऑप्शन में दिया गया कि परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, या परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, या सी में दिया है कि आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, और डी में दिया है कि कोई नहीं। आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे सजाया, तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी के तत्वों को। इसका यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर याद नहीं था तो याद कर लीजिएगा, काफ़ी वीवीआई आप सभी के लिए यह प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर आ गया आप सभी के सामने। तो दोस्तों यह प्रश्न क्या कर रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 होगा इसका। यहाँ पर NO2 यहाँ पर होना चाहिए कि धुएं का रंग होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुएं का यानी NO2 का धुएं का रंग कैसा होता है। आपके सामने यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है। चारों विकल्प आपके सामने हैं। विकल्प में क्या कर रहा है कि भूरा, बी में कर रहा है कि लाल, और सी में कर रहा है कि हरा, और डी में पीला। तो जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO2 का जो कि रंग होता है उसका कैसा रंग होता है, तो उसका रंग आप सभी को याद कर लेना है। ए नंबर ऑप्शन भूरा रंग होता है। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि फूल में नरजनन अंग होता है। तो फूल में जो कि नरजनन अंग होता है, यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है कि फूल में नरजनन अंग होता है। तो क्या पुंकेसर में होता है, अग्नय में होता है, या वर्तिकाग्र में होता है, वर्तिका में होता है, किस में होता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को ए नंबर ऑप्शन याद कर लेना है। जो कि फूल में जो नरजनन अंग होता है किस में होता है, तो पुंकेसर में होता है। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी आपके सामने आ गया। प्रश्न क्या कर रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। तो एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। देखते हैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कौन सबसे पहले कर पाते हैं। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में देखते हैं कि इसमें से जितने भी छात्र देख रहे हैं उसमें से कौन सा छात्र सबसे पहले इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर पाते हैं, क्योंकि काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है और ये आप सभी के लिए बोर्ड मॉडल भी प्रश्न है। तो इसलिए देखते हैं कि कौन इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर पाते हैं। तो आई थिंक आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, कितने, तो 32 दांत होते हैं। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो स्पष्ट दृष्टि के यहाँ पर पूछ रहा है कि न्यूनतम दूरी यानी कम से कम दूरी कितनी होती है। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर चारों सेम ही दिया गया है। आप सभी को ये नहीं कि देखना है और टिक कर देना है, इसलिए ऑप्शन को अच्छी तरह से देख लेना है, उसके बाद टिक करना है। यहाँ पर दिया गया 25 सेमी, और यहाँ पर दिया गया 25 मीटर, और यहाँ पर दिया गया 2.5 सेमी, और यहाँ पर दिया गया अनंत। एक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। कितना होता है, तो 25 सेमी होती है। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर आप सभी एक प्रश्न पूछे कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम यानी अनंत दूरी कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को क्या करना है कि पूछ देगी कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। यानी किसी भी प्रकार का उसका प्रॉब्लम नहीं है तो उसका यहाँ पर दृष्टि हो जाएगा अनंत हो जाएगा। तो इस आपसे यहाँ पर 2 प्रश्न बन गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोज निकाला था। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है और ये वीवीआई भी प्रश्न है आप सभी के लिए। तो इसलिए आप वीडियो के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और आप
आप कमेंट तो करवे कीजिएगा, सभी क्वेश्चन के आंसर का कमेंट करना ही है आप सभी को। तो प्रश्न क्या था कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोज निकाला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टॉक ने। इसका यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्टॉड ने। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है किसमें, 220 वोल्ट दिष्ट धारा में, या 12 वोल्ट दिष्ट धारा में, या 220 पार्श्ववर्ती धारा में, या 12 वोल्ट पार्श्ववर्ती धारा में। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिया गया, चारों में से राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घरों में जो आप सभी का विद्युत यहाँ पर जलता है वो 220 वोल्ट पार्श्ववर्ती धारा में, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लेना है, काफ़ी अभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है कि दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनंत, अनंत प्रतिबिंब बन जाएंगे। इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर आप सभी के लिए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या कर रहा है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। तो चंद्रमा पर जो खड़े अंतरिक्ष यात्री होते हैं उन सभी को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, चारों ऑप्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और इसमें से आप सभी को राइट आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। गलत या सही जो भी आपको आंसर पता लग रहा है कि यह सही होना चाहिए, इसको कमेंट में कीजिए और देखिए कि आपका सही हो रहा है या नहीं। तो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है कैसा, नीला, उजला, या लाल, या काला। तो कैसा प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, ए नंबर ऑप्शन। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो नीला प्रतीत होता है। इसका यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है, आप सभी को याद कर लेना है। चलिए 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर है। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी उपयोग किया जाता है। तो विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ए मीटर का, या वोल्ट मीटर का, या यहाँ पर वोल्टा मीटर दिया गया है। देखिए यहाँ पर वोल्टा मीटर दिया गया है बी नंबर ऑप्शन में, और सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है वोल्ट मीटर का। इसे अच्छी तरह से आप सभी को देख लेना है, नहीं तो ये नहीं होता है कि थोड़ा सा ध्यान दिए और उसके बाद जो ऑप्शन दिखा उस पर टिक कर दिए, तो आप उसे दोबारा टिक नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप अच्छी तरह से ध्यान में देखें और देखकर ही ठीक करें। तो प्रश्न क्या था कि विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, ए मीटर का, यानी ए नंबर ऑप्शन इसका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और आप सभी को याद ही कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न क्या है, कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, बोर्ड मॉडल आप सभी के लिए प्रश्न है। देखते हैं इसका आंसर भी कौन कमेंट सेक्शन में कर पाते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करें। कार्बन क्या है, धातु है, या अधातु है, या उपधातु है, इनमें से कोई नहीं है। तो कार्बन क्या है, तो इसका राइट आंसर आप सभी को याद कर लेना है, बी नंबर ऑप्शन। कार्बन है जो अधातु है। इसका यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका बी नंबर आप सभी को याद ही कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है। तो अगला प्रश्न क्या है, 12 नंबर प्रश्न, कि कौन सा धातु है जो कि विद्युत का सुचालक, यानी उसमें विद्युत प्रवाह हो सकता है। तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिख रहा होगा, चारों में से आपको कौन सा आंसर लग रहा है कि इसमें विद्युत का धारा प्रवाह हो सकता है। ए में दिया है कि सल्फर, बी में दिया है ग्रेफाइड, और सी में दिया है क्लोरीन, और डी में दिया है फास्फोरस। तो आपको कौन सा इसका ऑप्शन लगता है कि जिसमें कि विद्युत का धारा प्रवाहित हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आप सभी को अगर याद नहीं हो तो याद कर ले, बी नंबर ऑप्शन ग्रेफाइड है जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है। इसका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद नहीं कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर कह रहा है ए में ऑक्सीकरण, बी में अवकरण, और सी में दिया रहा है कि अभिकारक, यहाँ पर अकारक दिया गया, और डी में कह रहा है कि प्रतिफल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं पता है तो आप वीडियो को देखते जाइए। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर आ गया। प्रश्न क्या करेगा, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है। तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, संश्लेषण होता है, दहन होता है, विघटन होता है या कोई नहीं। इसमें से आप सभी को राइट आंसर बताना है। तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, विघटन होता है। इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप वीडियो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिया गया आप सभी को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। कमेंट सेक्शन में आप सभी का यहाँ पर जवाब का इंतजार रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, सभी क्वेश्चन आप सभी को देखने में कैसा लग रहा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं कि नहीं, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है कि अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है। तो अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है, क्या पेप्सिन है या लाइपेज है या एमाइलेज है या लैक्टोज है। इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा, आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है, चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचन एंजाइम कौन है, तो पेप्सिन है। इसका ई नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लेना है। चलिए 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न पढ़िए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है जो कि सभी जीवों के लिए, चाहे मानव है या जानवर है या कोई भी हो, सभी के लिए अनिवार्य है। क्या प्रकाश संश्लेषण या वाष्पोत्सर्जन या श्वसन या चलन। तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी जीवों के लिए क्या आवश्यक है, तो श्वसन है जो कि सभी जीवों के लिए आवश्यक है। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन आप सभी को याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न क्या कर रहा है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में से ए में दिया कि आक्सीय श्वसन, बी में दिया है कि अनाक्सीय श्वसन और सी में दिया किण्वन और डी में दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में किसको पता और कर पाते हैं। तो किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो आक्सीय श्वसन है जिसमें कि अधिक आप सभी का ऊर्जा मुक्त होती है। इसका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछेगा कि किस प्रकार के श्वसन में ऊर्जा मुक्त होती है, जहाँ पर भी ऑप्शन में दिखे आक्सीय श्वसन उस पर आप सभी को टिक कर देना है। तो चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न क्या कर रहा है कि एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है कि एक ही जाति के विभिन्न प्रकार के सदस्यों में पाए जाने वाले अंतर पूछ रहा है, अंतर को क्या कहते हैं। तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए, समानता कहते हैं या विभिन्नता कहते हैं, ए बी दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है मगर ये आप सभी के बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। तो देखते हैं इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कौन कर पाते हैं। जिसको पता हो गलत या सही कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करने की जरूर कोशिश करें। एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहते हैं, अंतर को क्या कहते हैं, तो विभिन्नता कहते हैं। अगर बी नंबर ऑप्शन आपने कमेंट में किया है तो बिल्कुल राइट आंसर किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर या चालक की प्रकृति पर या उपयुक्त सभी पर। तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, यानी इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी पर। चालक की लंबाई पर भी, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी, चालक की प्रकृति पर भी, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न नंबर 20 है। प्रश्न क्या कर रहा है आप ध्यान से देखें, दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार किस लेंस द्वारा होता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार किस लेंस के द्वारा होता है। लेंस 4 दिया गया है, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस और इनमें से कोई नहीं है। तो लेंस नहीं है, यानी 3 लेंस दिया गया है। तीनों में से आप सभी को बताना है कि किसका, इसमें से किस लेंस द्वारा दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार होता है। अगर आप सभी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिए, नहीं पता हो तो आप वीडियो को देखिए और आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर वीडियो देखने के बाद जरूर कीजिएगा। तो दीर्घ दृष्टि के दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है, तो उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आप सभी का 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया आपके लिए, और इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना ही कि होगा, गलत या सही कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। प्रायिकता, यानी प्रश्न क्या रहा है कि प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है या -1 होता है। तो क्या होता है इसका राइट आंसर। आप सभी को जो भी इसका राइट आंसर पता हो कमेंट सेक्शन में जरूर करने की कोशिश कीजिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो किसी प्रश्न को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं, हम बताने की जरूर
कोशिश करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने चैनल को, इस चैनल को अपना ही चैनल समझकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी भी आप ये लाल वाला बटन देख रहे होंगे, उसे सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और शाम 7 बजे फिर कल आना नहीं भूलिएगा। आप सभी का पर डे शाम 7 बजे इस तरह ही का लाइव क्लास चलाया जाता है। तो आई थिंक कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।